पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था कि इनसाइड में जीरो है, इनसाइड में जीरो, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। तो इसमें फील्ड जीरो है। अब हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर इनसाइड पॉइंट आर और फॉर आउटसाइड पॉइंट। तो ध्यान से देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है, फॉर इनसाइड आर लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि अंदर तक, जस्ट अंदर तक क्या है, फील्ड जीरो। आर जीरो, ई जीरो, ई जीरो, ई जीरो मतलब क्या है, डीवी बाई डी आर जीरो। डीवी बाई डी आर जीरो हुआ, ई जीरो माइनस डीवी बाई डी आर है, वो भी इक्वली जीरो ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, वी कांस्टेंट हुआ। वी कांस्टेंट हुआ मतलब जो सेंटर पे पोटेंशियल है वही इसके सरफेस पे पोटेंशियल है थ्रू आउट। तो जो कंडक्टिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, कि पूरे वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम है। इक्वी जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम है। अब पोटेंशियल सेम है तो तुमसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोई इस कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करा रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस किया, तो चार्ज क्यू है और पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो हो जाएगा। तो अंदर अगर हम चार्ज मूव करते हैं तो कुछ भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अब वो कांस्टेंट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो कांस्टेंट जो यहाँ पे है वही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम देखते हैं, अभी इसको लिखेंगे। आउटसाइड पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन आर अगर होगा तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो डीवी होगा, पोटेंशियल होगा यहाँ से, कि पोटेंशियल जो डीवी है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको डीवी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पुट करेंगे, क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये दोनों सेम है इसीलिए एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू कहाँ से, कोई पॉइंट हम लेते हैं, तो आर से कोई पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस है आर, तो उसका पोटेंशियल है वी। आर से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स करेंगे। तो अब यहाँ से डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, डीवी का इंटीग्रेशन वी, लिमिट पुट करेंगे वी से जीरो इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो हो जाएगा कांस्टेंट, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। यहाँ देखोगे 0 माइनस वी करोगे तो यहाँ पे माइनस वी आएगा, और वो माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, -1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ दिस माइनस तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आ जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, ये डेरिवेशन आने के चांसेस कम है, बट यहाँ से सीधे देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा लिख रहे थे तो पोटेंशियल भी तो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, कि जो पोटेंशियल है वो भी कैसा बिहेव कर रहा है, कि टोटल चार्ज Q जो है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, एट द सेंटर ऑफ द शेल, के क्यू बाई आर वाले फॉर्मूले से। तो जब फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा है तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा होगा, के क्यू बाई आर। तो अगर ये समझ में आ गया, तो जब जस्ट हम बाहर से अगर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सरफेस तक पहुंचेंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सरफेस वो कितना होगा, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे कैपिटल आर, तो वी इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही टोटल है,
जो पोटेंशियल सरफेस पे वही टोटल है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इनसाइड पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल, V इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। इनसाइड पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर, आउटसाइड पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर गलती से क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस R, तुम सोचोगे ये कौन सा ग्राफ है चमत्कार। तो इसमें क्या करना है, फिर पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है ऐसा, और कहाँ तक कांस्टेंट है ये, रेडियस तक, है ना। और इसके बाद फिर ऐसे 1/r से ग्राफ वेरी कर रहा है। तो ये v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट है, वो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ऐसा ग्राफ किसके लिए है, अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर गलती से चार्ज नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बना दोगे, ठीक है। तो तुम ऐसे ये याद किए रहोगे, चार्ज दिया हुआ होगा, क्यू नेगेटिव है, यही करके आ जाओ, कहोगे छोटी सी मिस्टेक कर दिया। छोटी वोटी नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये सिली नहीं है, सिली मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती। तो ये है, ठीक है। तो चार्ज पोटेंशियल से ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, ये पोटेंशियल का है। और ये ग्रेविटेशन में भी ऐसा ग्राफ होता है, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ग्राफ होता है। तो v का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर v के फॉर्मूले को हम लिखेंगे तो तुम ऐसे रट लोगे इसको, के क्यू बाई कैपिटल आर और के क्यू बाई स्मॉल आर। कैपिटल आर कहाँ पे, इनसाइड में, आर लेस देन इक्वल टू आर, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर, आर आउटसाइड। ऐसा ये फॉर्मूला हो गया, ये ग्राफ हो गया इसका। ऐसे हमने रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल को यूज करके ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अब इसके देखो बहुत सारे, इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, है ना। अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं फिर से। हाँ बताओ सर। वो हम्म, सर लास्ट वाला ग्राफ। हाँ लास्ट वाला ग्राफ, अगर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, और यस v सर। इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर, चार्ज को माइनस, आर ग्रेटर देन आर। तो पोटेंशियल नेगेटिव है तो मान लो ये -10 आएगा, ये -10 कांस्टेंट। उसके बाद फिर डिक्रीज होते तो फाइनली क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो -10 से 0 1/r से वेरी करेगा। तो ये कब, व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, ये कब, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए वोल्टेज का ग्राफ है, नेगेटिव चार्ज के लिए वो नेगेटिव y एक्सिस में आ जाएगा, इतना ही है, ठीक है। यस सर। तो इसमें जो है क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उसको ध्यान से सुनोगे और जगते रहोगे, ठीक है। अनन्या के ऊपर ही डाउट लग रहा है मुझे। तो ये है देखो, दो शेल हैं दो शेल हैं। पहला तो पोटेंशियल लिखेंगे इसका, कि कॉन्सेंट्रिक शेल टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, और इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो अभी अच्छा 3 ले लेते हैं, तुम कहोगे कि ये सब क्या है, 2 3 ले लेते हैं, और केवल फार्मूला अप्लाई करने के लिए देखते हैं। तो किसी के दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ सकता है, बट टेंशन नहीं लेना है, दिमाग जोर डालने के लिए है RB, और ये है RC। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, सेंटर जो है उनके कॉमन है, और शेल है ये। इस पे मान लिया चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और इस पे चार्ज है -Q3, ठीक है। मुझे पोटेंशियल लिखना है सेंटर का, ठीक है, O। फिर सेंटर के बाद मैं पोटेंशियल लिखूंगा, बीच में कोई पॉइंट है A, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है B, और यहाँ कोई पॉइंट है C, और यहाँ कोई पॉइंट है D, ऐसा पोटेंशियल लिखना है। तो अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा तो ये 2 शेल हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, 3 से ज्यादा होगा थोड़ा ज्यादा अत्याचार हो जाएगा। तो 2 या 3 या 1 का तो हमें फॉर्मूला पता ही है। तुम पहले, हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का हमें पोटेंशियल लिखना है तो हम कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। मान लो हमें पोटेंशियल लिखना है O का, तो पहले ये देखेंगे कि वो पॉइंट कौन सा है, इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है। जो पोटेंशियल O पॉइंट है वो देखेंगे इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है।
तो ये जो O है वो शेल 1 के भी इनसाइड में है, 2 के भी इनसाइड में है, 3 के भी इनसाइड है। इनसाइड हमको पता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और क्या होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो बस सीधे सीधे लिख देंगे। अब देखो कितने पोटेंशियल के टर्म्स हमें लिखने पड़ेंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने पोटेंशियल के टर्म लिखने हैं ताकि कोई छूटे नहीं। जितने चार्जेस हैं, जितने शेल हैं, उतने पोटेंशियल के टर्म लिखने हैं। तो O पे हम लिखते हैं, तो ये इनसाइड पॉइंट है और तीनों के लिए इनसाइड है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई आर ए, उसकी रेडियस के क्यू बाई कैपिटल आर, तो ये रेडियस इसकी आर ए दिया हुआ है। सेकेंड के लिए इनसाइड पॉइंट है के क्यू टू बाई आर बी। थर्ड के लिए के और चार्ज को साइन के साथ माइनस क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर सी, ये हो गया। अब अगर ए पे हम पोटेंशियल देखते हैं तो ए भी इनसाइड पॉइंट है, तो जो इनर मोस्ट है उस इनर मोस्ट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उस इनर मोस्ट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो वी ओ इज इक्वल टू वी ए। क्यों? क्योंकि इनर मोस्ट सेल के अंदर फील्ड क्या होगी, जीरो। तो जहां पे फील्ड जीरो होगी वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इनसाइड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वी ए और वी ओ दोनों सेम है। वी बी किसी को किसी भी पॉइंट पे, अब बी लिखने के लिए सोचो, बी के लिए सोचो। पहले देखोगे कि बी इनसाइड है या आउटसाइड है। तो जो बी पॉइंट है वो दो शेल के लिए इनसाइड है और एक शेल के लिए आउटसाइड है। तो जिनके लिए इनसाइड है उसके लिए तो के क्यू बाई रेडियस वाला हो जाएगा, और जिसके लिए आउटसाइड है वो के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा, डिस्टेंस। तो वन के आउटसाइड गया, तो वन को क्या मान लेते हैं हम, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है। पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है मतलब ये क्यू वन कहाँ लोकेटेड होगा, ओ पे। तो हम क्या लिख लेंगे, के क्यू वन डिवाइडेड बाई ओ बी, डिस्टेंस के लिए हम ले लेते हैं ओ बी। तो मैं बस फॉर्मूले लिखने के लिए ये स्टेप बता रहा हूँ, बट अभी भी ये टू के इनसाइड है, टू के इनसाइड है, तो ये के क्यू टू बाई आर बी ही होगा। और के क्यू थ्री चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे यहाँ पे आर सी। आई बात समझ में? अब जिज्ञासा ये है कि वी सी क्या है। अब सी को देखेंगे, क्या देखते हैं, सी पहले इनसाइड है आउटसाइड है। सी जो है थर्ड शेल के लिए तो इनसाइड है, बट बाकी दो के लिए आउटसाइड है। तो जिस शेल को हम क्रॉस करते जाते हैं, जिस शेल को हम क्रॉस करते जाते हैं उसका चार्ज कहाँ चलता जाता है, सेंटर पे। चार पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है। तो Q1 को क्रॉस किया तो सेंटर पे Q1 हो गया, Q2 को क्रॉस किया तो सेंटर पे Q2 भी हो गया। तो नेट चार्ज एट द सेंटर कितना हो गया, तो या तो देखो इंडिविजुअल सेल वाइज लिखो कि Q1 की वजह से के Q1 डिवाइडेड बाई ओ सी, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है। Q2 की वजह से के Q2 डिवाइडेड बाई ओ सी। Q3 की वजह से प्लस के माइनस Q3 डिवाइडेड बाई आर सी, क्योंकि अभी भी इनसाइड है। इसी इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि नेट चार्ज एट द सेंटर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, बाहर बाहर चले जाएंगे तो वो चार्ज सेंटर पे आ जाएंगे, तो के Q1 प्लस नेट चार्ज हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो के माइनस Q3 बाई आर सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? डी पे मुझे जाना है, डी सबसे बाहर है, सबसे बाहर होगा तो सारे चार्ज कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज के जैसे, तो सारे चार्ज को खटक खटक कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे। तो व्हाट इज द नेट चार्ज एट द सेंटर, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट लिख देंगे, टेंशन में मत आना। ये है के Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ओ डी, ओ डी। ठीक है, ऐसे लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो जब इनर मोस्ट पे है तो सबके रेडियस आ रहे हैं, जैसे ही हम क्रॉस कर रहे हैं दो के रेडियस, एक को क्रॉस किया तो वहां से डिस्टेंस आने लगी, उसके सेंटर से डिस्टेंस। दूसरे को क्रॉस किया तो उसके सेंटर से डिस्टेंस आने लगी। तीनों को क्रॉस कर दिया तो उसके सेंटर से डिस्टेंस आने लगी। बस इतना करना है, इतना कर लोगे तो जेई और नीट में तो जरूर क्वेश्चन आएंगे ये, जरूर। बोर्ड में जो है सिंपल एक दो सेल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी कोई डाउट, कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक शेल का था। अब एक अब नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे सॉलिड स्फीयर वाला। सॉलिड स्फीयर वाला भाई
थोड़ा सा उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, हिम्मत के साथ। टाइम भी वैसे 9:30 हो गया है। सुबह से कहोगे कि सुबह से क्लास करते करते मेरा पेशेंस अभी बचा नहीं है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा सा जो भी डाउट होगा रिलैक्स माइंड से समझोगे। हम क्या करते हैं कि हम सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल हमें लिखना है, और सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। मान लो पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड पॉइंट के लिए और आउटसाइड पॉइंट के लिए। क्या आउटसाइड के लिए पोटेंशियल लिखना आसान है? आउटसाइड के लिए पोटेंशियल लिखना आसान है। पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, देखो भाई कुछ लोग तो टेंशन में आना नहीं है बिल्कुल। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब इसका फॉर्मूला पता है, अभी जस्ट डिराइव किया होगा, तो डिराइव किया अभी याद नहीं है, तो अभी याद एक बार करा देता हूँ। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या था? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो इनसाइड के लिए था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड के लिए था, आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये समझ रहे हो बाहर के पॉइंट के लिए कैसा बिहेव कर रहा है? बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज जैसा। तो जब फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा है तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। तो जो आउटसाइड का पोटेंशियल होगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हम शेल का डिराइव किए थे वैसे ही, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर करके ई का फॉर्मूला पुट कर देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो सारा कुछ कर करके। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू बाई आर। आउटसाइड के लिए कोई टेंशन नहीं है, वही पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। अब टेंशन जो है ना बस इसमें इनसाइड के लिए है कि इनसाइड में पोटेंशियल क्या होगा। तो इनसाइड में पोटेंशियल क्या होगा अब ये फाइंड करना है। तो क्या हमें सेंटर पे पोटेंशियल पता है? अरे इनसाइड का अगर फॉर्मूला पता होता तब तो सेंटर का पोटेंशियल हम आर इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड करते हैं, बट अभी सेंटर का पोटेंशियल ही नहीं पता है। तो क्या हमें कोई रेफरेंस पोटेंशियल पता है? हाँ एक रेफरेंस पोटेंशियल पता है। कौन सा? इनफाइनाइट वाला, कि इनफाइनाइट के पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? यहाँ का पोटेंशियल v है। तो जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करेंगे तो हमें लिमिट जरूरत होती है। तो अभी दोनों अननोन लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, सेंटर r0 और ये नहीं पुट कर सकते हैं। जैसे देखो कि हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर आउटसाइड, फॉर r, देखो भाई ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा। ये समझाने के लिए दे रहा हूँ कि अगर इनकेस क्वेश्चन आएगा कैसे हम रिलेट करेंगे, और इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर जैसे देखोगे v e इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पता है माइनस ई डॉट डी आर, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे? एक नोन पोटेंशियल होना चाहिए। अगर r0 लेंगे, r0 से r तक करेंगे तो ना यहाँ का पोटेंशियल पता है ना यहाँ का पोटेंशियल पता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? एक अननोन और एक नोन होना चाहिए। तो यहाँ पे r करेंगे, r पे पोटेंशियल है v, और उसके बाद इन्फिनिटी तक जाएंगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है v 0। तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ये माइनस को हम इधर सेट कर देते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो लिमिट dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस इधर सेट हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी e डॉट डी आर। ठीक है, डी आर हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? डॉट भी हट जाएगा, e इंटू डी आर हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है, इस इंटीग्रेशन में देखो प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक आने में सेम फील्ड नहीं है, सरफेस पे चेंज हो जा रहा है। यहां से यहां तक कुछ है, इसके बाद कुछ है। तो क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट कर लेंगे, आर टू कैपिटल आर तक रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, और कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। बस अब ये दो चीज हमने, बस एक पॉइंट की पॉइंट ये है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट? अरे ठीक है चलो। तो ये हो जाएगा, रो रो कॉमन ले लिया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आर का इंटीग्रेशन, आर डी आर का इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये है के क्यू
के क्यू कॉमन ले लिया, डी आर बाई 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों भाई ये इसमें फ्लक्चुएट कौन कर रहा है? प्रियंत। सर नेट प्रॉब्लम। क्या नेट पैक खत्म हो जाता है तुम लोग का, क्या है? नेट पैक का प्रॉब्लम है तो क्या क्या जल्दी करना पड़ेगा? नहीं सर, नेट नेट पैक है सर, पूरा फुल अच्छा, है। थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, कभी कभार फ्लक्चुएशन होता है। तो ये जो रो है, अब रो और क्यू, यहाँ पे क्यू के टर्म्स में तो ऐसे तो रहेगा नहीं, तो ये है, ये रो बाई 3 ε0 इंटू r² बाई r² बाई 2 और प्लस यहाँ पे -1/∞ पुट करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा 0, और फिर माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म हो जाएगा KQ/R। ठीक है, KQ/R। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा कि हम रो को पुट कर देंगे क्या, रो इज इक्वल टू 4/3, सॉरी, रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को ठीक ठाक डिसेंट फंक्शन में लिखना होगा। तो ये देखो, r² माइनस r² बाई 6ε0, रो को पुट कर दिया Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³ प्लस KQ/R। ये 3 से ये हुआ 2, और ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया K, कैपिटल K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कैपिटल K और Q हो गया कॉमन। तो कैपिटल K और R³ मैंने कॉमन ले लिया, देखना, कैपिटल Q/R³ मैंने कॉमन ले लिया, और 2 भी कॉमन ले लिया, 2 यहाँ था, 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे r² माइनस r² और प्लस 2r³ आएगा। किसी को डाउट हो रहा है तो यहाँ पे r³ कर लेते हैं, यहाँ पे r² कर लेते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे 2 कॉमन लेना है मुझे, तो 2 से भी कर लेते हैं, 2 यहाँ कर लेते हैं, KQ/R², हाँ ये r² है भाई, r² है, तो KQ/R³ कॉमन ले लिया तो 2r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्मूला जो रिड्यूस है जिसको बिल्कुल रटने की कोशिश कर लेना है, KQ/2r³ की नींद में भी कोई जगह के पूछे तुरंत बता के सो जाओगे, 3r² माइनस r², KQ/2r³ 3r² minus r² is the electric potential due to charged sphere for inside point। इनसाइड पॉइंट इसको याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ, कि जैसे मान लो अगर हम ये देखते हैं कि ये स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, सेंटर के लिए r0 पुट करेंगे, पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू 0, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है 3r², तो 3KQ/2r। सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, r की वैल्यू r पुट करेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू r पुट किया, 3r² 2r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/R। तो सरफेस का जितना पोटेंशियल है सेंटर पे उसका कितना है 3/2, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस है पोटेंशियल। तो तुमको ऐसे याद रखना है, ज्यादातर जरूरत जो पड़ेगी वो सेंटर के पोटेंशियल की पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स होता है या 3/2 टाइम्स होता है, तो 1.5 ऑफ KQ/R। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना, एक ग्राफ हमें इसका ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, V वर्सेस R का। V वर्सेस R में यहाँ पे -r², तो -r² का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ऐसा टाइप का फंक्शन कभी देखे हो, ax² + bx + c, हाँ ऐसा तो होता है क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक 2 टाइप के होते हैं, अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपनिंग होता है, अगर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होता है। तो यहाँ पे कभी भी अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर 2 है तो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। तो हमें भी क्या मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, क्योंकि r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। इसका क्वेश्चन -1 है तो ये जो है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो यहाँ से सेंटर पे 3KQ/2 से ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये कहानी चलेगी सरफेस तक, सरफेस के बाद फिर वही 1/R।
तो ये मासूम ग्राफ मिलेगा जिसका ये खतरनाक इक्वेशन है। ठीक है, के क्यू बाई 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r², ये है फॉर्मूला। और इसके साथ ही ये पोटेंशियल हमारे कंप्लीट हो गए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो यार। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, ये सारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद इसको पुट कर दिया गया है सारा कुछ, ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले के बाद इसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसको जो है अपने नोट्स में शॉर्ट में जो है लिख लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। सर हाँ भाई बताओ। सर क्या आप वो स्लाइड को थोड़ा वापस जा सकते हैं जहाँ पे आपने लिखा है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग सेल? हाँ हाँ, सर उसी स्लाइड को। इसी में ऊपर। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, अच्छा क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? सर हो गया सर, यस सर, लिख लिया सर। ठीक है, एक ये है। देखो अब ये जो तुम्हारे जो क्लासेस है ना, पहले जो था सुबह की क्लासेस जो लेता था और तुम्हारी क्लासेस ऑलमोस्ट पैरेलल चलती थी, तो टॉपिक जो है वो लोड कर देता था उस पे यूट्यूब पे। देखो तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम्हें यूट्यूब के ऊपर, तो ये हो गया ग्राफ और ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। वो था यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जो है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का एरिया है। मतलब तुम्हें स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट आएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है सब। और सारा हम एक्सप्लेन करते हैं किससे? सारा हम एक्सप्लेन करते हैं गॉस लॉ से। गॉस लॉ से, ठीक है, गॉस लॉ से। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि एवरी कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइडिया लेने के लिए एक अप्रोक्सीमेट नंबर यूज करता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरा है excess charge given to the conductor always lies on the external surface of the conductor। ठीक है, या उसी को बोलते हैं कि वॉल्यूम चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में जो वॉल्यूम चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में वॉल्यूम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास लार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब लार्ज इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे देखेंगे कि मान लो कि हम एक्सेस चार्ज अगर देते हैं, इसको एक्सेस चार्ज देते हैं यहाँ पे, एक्सेस चार्ज हमने दिया, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज पॉजिटिव दे दिया, तो अब ये पॉजिटिव दे दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर देगा। तो एक्सेस चार्ज यहाँ पे, एक्सेस चार्ज हमने जो भी दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मेटल का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री है और उसका नंबर भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 2 ही 3 इलेक्ट्रॉन है, आ गया तो खत्म हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली। या फिर ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा एरिया होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। तो जहां से एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इमीडिएटली इधर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, तो फटाक फटाक जो है ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने लगेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी, अभी वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ हो जाएगी? कुछ इंस्टेंट के बाद ये डेफिशिएंसी यहाँ हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज, हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर गया। क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है एक्चुअल में? नहीं, वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ही। जहां पे डेफिशिएंसी थी वो फिल हो गई, दूसरी जगह डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे यहाँ चला जाएगा। तो मैक्सिमम ये कहाँ जा सकता है? आउटर सरफेस, बिल्कुल स्किन पे, इस कंडक्टर के
स्किन पे ये पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करेगा। तो इस सारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर डिसाइड होता है इसके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होते तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर नहीं होता है। तो बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ तक सेटल होंगे, एकदम बिल्कुल आउटर सरफेस तक चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर ये कंडक्टर सॉलिड है या हॉलो है, कभी भी वॉल्यूम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो अभी जस्ट बताया कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा तो वो ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग होगा, जहां पे फील्ड आया था क्या, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये केस कंडक्टिंग में नहीं हो सकता है। अगर मेटेलिक बॉल लिया जाए, उसको चार्ज देंगे तो चार्ज देंगे भी तो वो नीचे रहेगा ही नहीं, वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भाई लिखने के लिए आ सकते हैं, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है यही सारे पॉइंट्स। और बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में तो इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में वॉल्यूम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद फिर थर्ड है कि जब चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मान लो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, एक जो है गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पे जब वॉल्यूम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये है, ये हमारा कंडक्टर था और इस पे तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बाहर आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं एस का, तो इस पे अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू जीरो। चार्ज जीरो है, तो चार्ज जीरो है तो अगर मान लो हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया तो जीरो है नहीं, तो हमें फ्लक्स टोटल जीरो मिल रहा है। मतलब क्या है कि नेट फील्ड क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी, तभी जो है फ्लक्स हमें जीरो मिल रहा है। तो अब अगर इसको हम फिर यहाँ पे एरिया बढ़ा देते हैं तो भी क्या होगा, फील्ड जीरो होगा। फिर एरिया बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल आउटर सरफेस को टच करते हुए अगर जाते हैं, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसीलिए ये कंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्जेस रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, चार्जेस रेस्ट में है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ऐसा दिया होता है कि थंडर स्टॉर्म में हमें कार के अंदर होना चाहिए, ऐसा कहीं मान लो कहीं कोई क्वेश्चन या स्टेटमेंट है, रीजन क्या है। तो कार क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर है। थंडर स्टॉर्म अगर हुआ, मान लो किसी भी तरीके से फ्रिक्शन विक्शन की वजह से कुछ एटमॉस्फेयर में चार्जेस डेवलप हुए और कुछ पोलराइजेशन आयोनाइजेशन की वजह से, जो भी है मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, उसके वजह से अगर मीडियम कंडक्टिंग हुआ और वो पॉजिटिव चार्ज इसी पे गिर गया, तो अगर चार्ज गिरता है तो वो चार्ज जो है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो मेंटेन रहेगी, जो भी पर्सन रहेगा वो सेफ रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब इसने इस इतने एरिया को इस कंडक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये जो लैब में हम यूज करते हैं, कहीं पे जो है कुछ डिवाइस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव हैं तो उनको जो है मेटेलिक रैप में, कोई भी थिन फॉयल में रैप करके रख देते हैं सो दैट कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करे। तो वाइवा विवा में, प्रैक्टिकल में कोई ऐसा पूछ सकता है, प्रैक्टिकल के वाइवा में ये सब क्वेश्चन। तो फील्ड जीरो हो गया। अब अगर फील्ड जीरो है तो ये तो तुम्हें पता ही है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ये बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बहुत बहुत इसका यूज है, सारी प्रॉपर्टीज इसी से डिसाइड होती हैं। तो अगर फील्ड जीरो है तो डी बाई डी आर जीरो है, डी बाई डी आर जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एज ए इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होगा। तो इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम में हमेशा बताया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम इज जीरो। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऐसे देखो, अब देखो एक और पॉइंट जो कि फील्ड लाइंस में मैंने बताया था कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल भी सेम है, इसका पोटेंशियल भी सेम है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मतलब क्या मेटल का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? हाँ, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर हमें नोन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे थे तो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी और वहां पे बोला था ये चीज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ेंगे।
तो ये वही वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद जो भी हो जाए ये, बट ओरिजिनेट होगा ऐसे परपेंडिकुलर टाइप से, ठीक है। तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये फिर से ये डेरिवेशन है, थोड़ा सा डेरिवेशन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए तुम्हारे पास असाइनमेंट है और पॉजिटिवली उसको कंप्लीट करना है कि जो है 5 डेरिवेशंस करने हैं, प्लस ये जो टॉपिक के जो नोट्स हैं ये तुम्हारे पास हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तुम चैप्टर 1 के भी कर सकते हो, 2 के भी कर सकते हो, 3 के भी कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो चैप्टर 2 में है, ये जो है 1 में है, ठीक है। 3 में, चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसको जो है सॉल्व करते जाओ, जो डाउट होगा ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। अब जिसको भी डाउट है, जैसे कृष्णप्रिया, तुम ये अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। जिसको भी अगर कोई डाउट है तो वो ये मीटिंग को रिकनेक्ट करके डाउट जो है वो पूछ लेगा। अरे उदय, उदय जो मतलब शुरू में और लास्ट में, क्या बात है, क्यों उदय बीच में गायब थे तुम? यस सर। अबे गायब कहाँ हो जा रहे हो वैसे? नेटवर्क प्रॉब्लम सर बहुत हो रहा है सर यहाँ पर। अरे सारा जो है नेटवर्क नहीं, पैक प्रॉब्लम है, सब पबजी में तुम गायब कर दे रहे हो, सोच रहे नहीं हो सर थोड़ा। वो और नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है।